नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मेरा नाम निशांत स्वराज हुआ और आप देख रहे हैं रोजगार के जुगाड़ क्लासेस, जहां आपको सरकारी नौकरी की मिलता है सबसे आसान और सबसे बेहतरीन तरीका। जैसा कि करंट अफेयर का दौर जारी था और आपने कल का वीडियो आपने जरूर देखा होगा। बहुत सारा सवाल किया गया था जिसका कमेंट बॉक्स में बहुत सारा जवाब मिला, जिससे सुन के या देख के बहुत मन प्रसन्न होता है कि बच्चा जो मेरा जो वीडियो देखता है वो एक्टिव है। बस इसी तरह सक्रिय भूमिका निभाते रहिए और आज नहीं तो कल आपका वैकेंसी में जो इतना सारा वैकेंसी आ रहा है वो आपके लिए कम से कम एक सीट तो जरूर देगा, कम से कम एक नौकरी, क्योंकि बहुत सारा ऐसा इसमें स्टूडेंट होगा जो 2, 3, 4 फॉर्म भरा होगा। तो उम्मीद करते हैं किसी का 1, किसी का 2, किसी का 3 में भी निकल सकता है। ये बस आपकी मेंटलिटी, सोच पे डिपेंड करता है कि आपका नौकरी और आपका तैयारी कैसा है, कैसा नहीं है। तो जैसा कि आज तारीख जैसा आपके सामने नजर आ रहा है 17 अक्टूबर है, तो कल का 16 अक्टूबर का वीडियो अपलोड कर दिया होगा। जो नहीं देखे हैं वो 16 अक्टूबर का वीडियो देख लें। और आज आते हैं 17 अक्टूबर। आज 17 अक्टूबर का जो करंट अफेयर होगा, बहुत बड़ा बड़ा टॉपिक पे चर्चा किया जाएगा। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर, सब कुछ आपका एक वीडियो में नजर आएगा। थोड़ा सा पेशेंस बना के देखिएगा और आज का वीडियो निश्चित तौर पे हर वीडियो की तुलना में आज लाजवाब नजर आएगा आपको। तो पहला क्वेश्चन जो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये रहा आपके सामने पहला सवाल, ये आपके सामने रहा पहला सवाल। मिसेस यूनिवर्स, देखिए मिस यूनिवर्स तो आप सुने होंगे, मिस यूनिवर्स तो सुने होंगे। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मिसेस यूनिवर्स। मिसेस यूनिवर्स इसका मतलब क्या हुआ, इसमें जो प्रतिभागी भाग लेंगे वो शादीशुदा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, शादीशुदा होना चाहिए। हमेशा याद रखिएगा, इसमें जो प्रतिभागी भाग लेंगे वो क्या होना चाहिए, शादीशुदा आना चाहिए। तो मिसेज यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने जीता, मिसेज यूनिवर्स का खिताब किसने जीता, तो कौन कना सेन, सेरी सिंह, पामला ड्रम और एलिजाबेथ गोमेज। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सेरी सिंह। इसका जो आंसर होगा वो होगा सेरी सिंह। और कुछ जान के आश्चर्य होगा सर कि मिसेज यूनिवर्स जीतने वाली पहली भारतीय महिला है। पहली भारतीय महिला कौन, सेरी सिंह। कौन, सेरी सिंह। यानी मिस यूनिवर्स जो होता है उसमें केवल अविवाहित महिला भाग लेती हैं, लेकिन यहाँ जो है वो मिसेज, इनकी 9 साल का, इनका 9 साल का बेटा है। तो इससे पहले जितना भी होता था सब होता था बिना शादीशुदा महिला उसमें भाग लेती थी, इसको कहते थे मिस यूनिवर्स। यहाँ पर जो है वो आपका क्या है, मिसेज यूनिवर्स है। तो ये पहली भारतीय थी जिन्होंने मिसेज यूनिवर्स का खिताब जीता। और ये जो प्रतियोगिता हुआ था, अब सवाल है ये प्रतियोगिता कहाँ हुआ था, कहाँ हुआ था। तो ये हुआ था मनीला, जो है फिलीपींस की राजधानी, जो कहाँ की राजधानी है, फिलीपींस की राजधानी है। तो मिसेज यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने जीता, तो जीता सेरी सिंह ने। ऐसा जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। और ये इसका 45वां संस्करण था, 45वां एडिशन था। यानी हम लोग को इसके बारे में एक भी चीज पता नहीं था। और इससे पहले 45वां संस्करण, 44वां संस्करण हो चुका था और ये 45वां संस्करण था। तो पहली भारतीय महिला मिसेज यूनिवर्स जो बनी है वो कौन बनी है, सेरी सिंह बनी है। और ये मिसेज यूनिवर्स का खिताब कहाँ हुआ था, वो हुआ था मनाली फिलीपींस में। और आपको बता दें कि मिस यूनिवर्स, अब मिसेज का बात नहीं करें, मिस यूनिवर्स यानी अविवाहित महिला का बात करें जो ओरिजिनल होता है। मिस यूनिवर्स का खिताब 3 भारतीयों ने जीता है, 3 भारतीयों ने जीता है अभी तक बात किया जाए कि मिस यूनिवर्स का खिताब कितने भारतीयों ने जीता है, वो 3 भारतीयों ने जीता है। और तीनों भारतीयों को चलिए नाम लिखते हैं, सबसे पहले जीता सुष्मिता सेन ने कब, तो 1994 में। दूसरा जीता लारा दत्ता कब जीता, तो 2000 में जीता। और लास्ट हरनाज सांधू इन्होंने कब जीता, इन्होंने जीता 2021 में। तो यहाँ पर याद रखिए कि मिसेज यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने जीता। ये पहला ऐसा मौका था जब किसी भारतीय महिला ने मिसेज यूनिवर्स का खिताब जीता। उनका नाम क्या था, सेरी सिंह था। इनका 9 साल का एक बेटा भी है। और ये जो प्रतियोगिता मिसेज यूनिवर्स का हुआ था, ये कहाँ हुआ था, मनीला फिलीपींस में हुआ था। और ये इसका 45वां संस्करण था। यानी इससे पहले 44वां बार हो चुका था जिसमें एक बार भी भारतीय महिला ने ये खिताब जीता नहीं था। पहली बार भारतीय महिला ने जीता। और इससे पहले मिस यूनिवर्स 3 भारतीय अभी तक बन चुकी हैं। सुष्मिता सेन 1994 में, लारा दत्ता 2000 में और हरनाज सांधू 2021 में। तो आपके एग्जाम में सवाल आ जाता है कि अभी तक कौन ऐसी महिला है जो मिस यूनिवर्स का खिताब नहीं जीती।
तो 3 महिला का नाम आप याद रखिए, सुष्मिता सेन, लारा दत्ता और हरनाथ साधु। ये किसका बात कर रहा था सर? याद रहे ये मिस यूनिवर्स का बात नहीं कर रहा था। और याद रहे सर 2025 का मिस यूनिवर्स अगर लिखा जाए, 2025 का मिस यूनिवर्स का खिताब, मिस यूनिवर्स का जो खिताब होगा वो होगा 2000 नवंबर 2025 में। इसका चुनाव कब होगा? नवंबर 2025 में। कहाँ? थाईलैंड में। कहाँ होगा? थाईलैंड में। जिसमें भारत की तरफ से कौन भाग लेंगी? भारत तरफ से जो भाग लेगी उसका नाम है मनिका विश्वकर्मा। मानिका विश्वकर्मा। तो याद रखना है सर, जो 2025 का ओरिजिनल जो मिस यूनिवर्स का खिताब होने जा रहा है वो होगा नवंबर 2025 में थाईलैंड में, जिससे भारत की तरफ से कौन प्रतिनिधित्व करेगा, यानी कौन ऐसी लड़की है जो भारत का प्रतिनिधित्व करेगी मिस यूनिवर्स 2025 में, उनका नाम क्या है? मनिका विश्वकर्मा। उनका नाम क्या है? मनिका विश्वकर्मा। तो उम्मीद करते हैं ये सवाल आपको समझ में आया होगा। मिसेस यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने जीता? उसका नाम है शेरी सिंह। और ये पहला ऐसा वाकया था जिसमें भारतीय महिलाओं ने मिसेस यूनिवर्स का खिताब जीता। और ये कहाँ हुआ था? मनीला फिलीपींस में हुआ था। कितना संस्करण था? 45वां संस्करण था। अभी तक मिस यूनिवर्स का बात करें तो कितनी महिलाओं ने जीता है? 3 महिलाओं ने जीता है। कौन कौन? सुष्मिता सेन 1994, लारा दत्ता 2000 में और हरनाथ साधु 2021 में। और 2025 का मिस यूनिवर्स, देखिए यहाँ मिसेस यूनिवर्स है, यहाँ क्या लिख रहा है? मिस यूनिवर्स। कहाँ होने जा रहा है? नवंबर 2025 में थाईलैंड में होने जा रहा है। भारत की तरफ से कौन भाग लेंगी? मनिका विश्वकर्मा। तो हम लोग मनिका विश्वकर्मा को तहे दिल से बधाई देते हैं कि उनका परफॉर्मेंस जो है वो अच्छा रहे और भारत का जो चौथा मिस यूनिवर्स का खिताब है वो किसके माथे पर सजे? वो है मनिका विश्वकर्मा। तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, उसमें आने में समय है। तो उम्मीद करते हैं पहला नंबर क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आप इस सवाल को देख लीजिए, आप इस सवाल को अच्छे से देख लीजिए। चलिए अब हम दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हैं। हाँ, दूसरा क्वेश्चन बहुत प्यारा है सर, ठीक है। ये एक अवार्ड है, सर, और ये अवार्ड पाने वाली जो है वो पहली भारतीय बनी है। तो याद रखना है वो क्या बनी है? पहली भारतीय बनी है। चलिए ये सवाल हम देखते हैं। IUCN कैंटन मिलर अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? सुष्मिता सेन, डॉक्टर सोनाली घोष, मालती बंसल, मेघना देसाई। इसका जो है आंसर है डॉक्टर सोनाली घोष है। इसका जो आंसर है ये सोनाली घोष है। अब सवाल आता है सर ये कौन सा प्राइज है? ये कैंटन मिलर अवार्ड जो है ये इसका संबंध किससे है? तो आपको बताते हैं सर, राष्ट्रीय पार्क यानी हर देश में जो राष्ट्रीय वन होता है उसके संरक्षण के लिए पुरस्कार दिया जाता है। उसके संरक्षण के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। यानी कैंटन मिलर जो अवार्ड है वो राष्ट्रीय वन, नेशनल पार्क बोल सकते हैं, नेशनल फॉरेस्ट बोल सकते हैं, जंगल बोल सकते हैं, वहाँ जो पेड़ पौधे रहते हैं, जानवर रहते हैं, उनके संरक्षण के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है कैंटन मिलर अवार्ड। और ये अभी तक किसी भी भारतीय को नहीं मिला था। ये पहला ऐसा मौका था जिसमें पहली बार भारतीय को मिला, जिसका नाम क्या है? सोनाली घोष। और ये अवार्ड, कैंटन मिलर अवार्ड की जो शुरुआत हुई थी वो सबसे पहले हुई थी आपका 2006 में। प्रत्येक 2 साल में मिलता है। और किस क्षेत्र में मिलता है? तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। नेशनल पार्क है या राष्ट्रीय वन है, उसके संरक्षण के लिए पुरस्कार दिया जाता है। और किसको मिला? डॉक्टर सोनाली घोष को मिला। और अब सवाल आता है सर डॉक्टर सोनाली घोष आखिरकार ऐसा क्या की जो उन्होंने मिला? तो आपको जान के आश्चर्य होगा ये कोई आम महिला नहीं है। ये वर्तमान में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के निर्देशक हैं। निर्देशक को बोलते हैं डायरेक्टर है। यानी डॉक्टर सोनाली घोष कोई आम महिला नहीं है। भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क में से एक नेशनल पार्क है काजीरंगा नेशनल पार्क, उसके डायरेक्टर है कौन? सोनाली घोष। और आपको बता दें कि काजीरंगा नेशनल पार्क जो है इसका अगर बताया जाए ये वर्तमान में कहाँ है? असम में है। और इसका निर्माण कब हुआ था? स्थापना बोल सकते हैं, स्थापना हुआ था 1905 में। और अगर बात किया जाए किसके लिए प्रसिद्ध है, तो एक सिंग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। एक सिंग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। गेंडे के लिए प्रसिद्ध
है। और आपको बता दें सर, काजीरंगा को विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है। विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है कब? 1985 में। 1985 में। तो उम्मीद करते हैं ये सवाल बड़ा प्यारा सवाल है और एग्जाम में आने की संभावना 100% है। ये बात तय रहा सर, आने वाला जो भी एग्जाम होगा इसमें ये सवाल ना आए ऐसा हो नहीं सकता है। IUCN कैटोन मिलर अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? वो बनी डॉक्टर सोनाली घोष बनी। और ये कैटोन मिलर अवार्ड जो है इसकी शुरुआत कब हुई? 2006 में ही। और किसके लिए दिया जाता है? पर्यावरण, प्रकृति, राष्ट्रीय वन के संरक्षण के लिए दिया जाता है और प्रत्येक 2 साल में दिया जाता है। और सोनाली घोष वर्तमान में क्या है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की क्या है? निर्देशक यानी डायरेक्टर है। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है? वो असम में है। स्थापना कब हुआ था? 1905 में। और काजीरंगा नेशनल पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। और इसे विश्व विरासत स्थल घोषित कब किया गया था? वो 1985 में घोषित किया गया था। तो सर आज का सवाल जो है जिसको कमेंट बॉक्स में आपको देना है, तो भारत के अभी तक कितने राष्ट्रीय उद्यान है यानी कितना नेशनल पार्क है जिसको विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया? यानी काजीरंगा के अलावा कुल मिला के कितने ऐसे राष्ट्रीय उद्यान हैं जिसको विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया? ये CDS 2018 का प्रीवियस सवाल है। यूपीएससी जो एग्जाम कंडक्ट कराता है CDS यानी कंबाइंड डिफेंस सर्विस, ये एग्जाम देश का प्रतिष्ठित एग्जाम में से एक एग्जाम है। इसमें ये सवाल आया है कि वर्तमान में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान को, नेशनल पार्क को विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है? आप गूगल कीजिए, चैट GPT कीजिए, जो करना है कीजिए, इस सवाल को देखिए और कमेंट बॉक्स पे जवाब दीजिए, क्योंकि कोई आम सवाल नहीं है जिसका हर बच्चा जवाब आसानी से दे सकता है। मेरा सवाल फिर से सुन लीजिए, वर्तमान में कितना राष्ट्रीय उद्यान है जिसको विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। इसका जवाब कमेंट बॉक्स पे देना है। तो ये सवाल को अच्छे से आप देख लीजिए, ये सवाल को आप अच्छे से देख लीजिए। तो उम्मीद करते हैं ये सवाल आपको समझ में आया होगा। तो कैटोन मिलर अवार्ड जो है वो मिला है डॉक्टर सोनाली घोष को, डॉक्टर सोनाली घोष को। चलिए अब हम पढ़ते हैं तीसरा नंबर सवाल की ओर। तीसरा नंबर सवाल की ओर, भारत का पहला सेमीकंडक्टर इनोवेशन म्यूजियम, ठीक है, सेमीकंडक्टर इनोवेशन म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ किया गया? आपको पता है सर, जितना भी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स हैं आज के डेट में AI चिप जो बनता है सब किससे बनता है? सेमीकंडक्टर से बनता है। सब किसके लिए बनता है? सेमीकंडक्टर से बनता है। तो सेमीकंडक्टर इनोवेशन म्यूजियम यानी जितना भी अभी तक सेमीकंडक्टर में या AI चिप में विकास किया गया है सबको आम जनता के लिए, आम स्टूडेंट के लिए एक तरह का म्यूजियम बनाया गया है ताकि आप भारत के AI प्रगति को या सेमीकंडक्टर में प्रगति को आप देख पाएं। तो भारत का पहला सेमीकंडक्टर इनोवेशन म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका जो आंसर है वो है आपका हैदराबाद। इसका जो आंसर है वो आपका क्या है? हैदराबाद है। तो आराम से ये सवाल याद रखना है कि भारत का पहला सेमीकंडक्टर इनोवेशन म्यूजियम। सर म्यूजियम में क्या है होता है? म्यूजियम में एक तरह का इतिहास को देखा जाता है। जैसे बिहार का सबसे बड़ा म्यूजियम तो पटना में है और आपको भारत का सबसे बड़ा म्यूजियम जो है वो नई दिल्ली, कोलकाता में है। और बड़ा बड़ा म्यूजियम एल्बर्ट म्यूजियम आपका जयपुर में है। तो बहुत बड़ा बड़ा म्यूजियम है। अगर दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम का बात करें तो वो आपका फ्रांस की राजधानी पेरिस में है, लोवरे म्यूजियम का नाम है। तो म्यूजियम में क्या होता है कि संरक्षण किया जाता है ताकि आने वाला भविष्य जो है वो अपने इतिहास को देख पाए। तो यहाँ सेमीकंडक्टर का जो इतिहास है क्या उसका नया सोच हो सकता है, विकास हो सकता है, सब स्टूडेंट के लिए, सब रिसर्चर्स के लिए ये बनाया गया है। और कहाँ बनाया गया है? ये हैदराबाद में बनाया गया है। कहाँ बनाया गया है? हैदराबाद में बनाया गया है। चलिए आज आपको हैदराबाद का पूरा स्टोरी समझाते हैं। हैदराबाद का पूरा स्टोरी समझाते हैं। आखिरकार हैदराबाद का इतिहास क्या है? यानी देखिए ये करंट अफेयर का सवाल था लेकिन हम इसको बना दिए हैं क्या? हिस्ट्री का सवाल। बड़ा प्यारा सवाल होगा। आज सब कुछ जानेंगे हैदराबाद के बारे में, जो जानते हैं, जो नहीं जानते। बड़ा मजेदार आज क्लास होने वाला है, बस पेशेंस रखे सुनिए। हाँ, हैदराबाद के जो संस्थापक है वो 1591 में स्थापना किया था, जिसका नाम है कुली कुतुब शाह। जिसका नाम क्या था? कुली कुतुब शाह। कुली कुतुब शाह ये संस्थापक है। ये क्या है? संस्थापक हैं। तो हैदराबाद के संस्थापक कौन है? वो हैं कुली कुतुब शाह। और यार है सर, इनकी जो प्रेमिका थी उनका नाम जो था, उनका नाम था, बड़ा प्यारा इनका नाम है, जिनका नाम था भागमती। जिनका नाम क्या था? भागमती इनका नाम था। किनका? कुली कुतुब शाह का। और इन्हीं के नाम से इन्होंने हैदराबाद का नाम रखा था भागनगर। भागनगर। यार सर, हैदराबाद का जब स्थापना हुआ था उसका नाम उस समय क्या था? भागनगर था, क्योंकि इनकी जो प्रेमिका थी उनका नाम क्या था? भागमती। लेकिन विवाह करने के बाद ये इस्लाम धर्म कबूल कर लेती हैं और बाद में इसका नाम क्या हो जाता है? हैदराबाद पड़ जाता है। इसीलिए सर बहुत सारे ऐसे बीजेपी के नेता हैं वो बोलते हैं हैदराबाद का जो प्राचीन नाम होगा वो क्या होना चाहिए? भागनगर होना चाहिए। तो बच्चा न्यूज़पेपर में या
ट्विटर में या इंस्टाग्राम में रट तो लेता है, लेकिन उसको पता नहीं है कि भागनगर आया कहाँ से, भागनगर आखिरकार ये आया कहाँ से। तो उम्मीद करते हैं ये भागनगर आपको समझ में आया होगा। तो हैदराबाद के संस्थापक कौन है? कुतुब कुतुब शाह। 1591 में इसकी स्थापना की गई थी। और यह इनकी प्रेमिका नाम क्या था? भागमती। इन्हीं के नाम से इन्होंने भागनगर शहर की स्थापना की थी। लेकिन भागमती कुली कुतुब शाह से विवाह करने के बाद इस्लाम धर्म कबूल की और बाद में इसका नाम क्या हो गया? हैदराबाद हो गया। बाद में इसका नाम क्या हो गया? हैदराबाद हो गया। और आपको एक चीज और बताते हैं, कुली कुतुब शाह ने ही, कुली कुतुब शाह ने ही 1591 में चार मीनार का निर्माण किया था। चार मीनार का निर्माण किया था। और आपको पता होना चाहिए सर, चार मीनार कहाँ है? चार मीनार हैदराबाद में है। और चार मीनार देखिए सर, ताजमहल क्या है? प्रेम की निशानी है। ताजमहल क्या है? प्रेम की निशानी है। वहीं हुमायूं का जो मकबरा है, ऑब्वियस बात है, उसमें हुमायूं का मकबरा है। अब सवाल आता है सर कि चार मीनार किसकी निशानी है? ताजमहल हम सुन लिए कि एक प्रेम की निशानी है, हुमायूं का जो है मकबरा वो तो नाम ही से पता चल रहा है मकबरा है। अब सवाल आता है चार मीनार किसकी निशानी है? तो आपको बता देते हैं सर कि हैदराबाद में प्लेग महामारी समाप्त होने की खुशी में चार मीनार का निर्माण किया गया। चार मीनार का निर्माण किया गया। यानी जब भी आप हैदराबाद जाइए वहां चार मीनार देखिए, तो चार मीनार देख के आपको ये समझ में आएगा कि कुली कुतुब शाह ने बनाया था। किस लिए बनाया था? क्योंकि हैदराबाद में 1590-91 में बहुत बड़ा महामारी आ गया था, जिसमें लगभग 1 लाख लोग हैदराबाद के मारे गए थे। तो जब ये प्लेग महामारी खत्म हो गया तो एक तरह का खुशी की लहर दौड़ गई पूरे हैदराबाद में। और इसी खुशी को और बढ़ाने के लिए और मनाने के लिए कुली कुतुब शाह ने क्या किया? चार मीनार का निर्माण किया। चार मीनार का निर्माण किया। तो आपके एग्जाम में आता है कि चार मीनार का निर्माण कब हुआ? 1591 में हुआ। किसने किया? कुली कुतुब शाह ने किया। और कुली कुतुब शाह ही क्या है? हैदराबाद का संस्थापक है। और चार मीनार किस उद्देश्य से किया गया? तो आराम से बोलना है कि हैदराबाद में जो महामारी समाप्त हुई थी उसकी खुशी में कि भाई अब महामारी पूरी तरह क्या हो गया? समाप्त हो गया है, लोग अब खुशी मना रहे हैं। जो चला गया है उसका तो भरपाई नहीं किया जा सकता, लेकिन जो अब बचा है उसको खुश होने का पूरा हक है क्योंकि महामारी में उन्होंने अपना जीवन को बचाया है। तो इसकी खुशी में चार मीनार बनाया गया था। इसी खुशी में चार मीनार आपका बनाया गया था। तो हमेशा याद रखना है। तो चार मीनार किसके लिए बनाया गया था? तो चार मीनार बनाया गया था महामारी में जो लोग बचे थे उनकी खुशी के लिए, अगर और हैदराबाद को एक्सप्लेन करें तो प्रसिद्ध स्थल हैदराबाद में और कौन कौन है? प्रसिद्ध स्थल और कौन कौन है हैदराबाद में? एक तो भाई साहब सब जानता है कौन? चार मीनार। इसके अलावा कौन कौन है? तो मक्का मस्जिद। एक तो मक्का मदीना जो है वो सऊदी अरब में है, ये वो नहीं है। ये मक्का मस्जिद का नाम क्या है? मक्का मस्जिद, जो वर्तमान में कहाँ है? हैदराबाद में है। और दूसरा, और अगर बात करें तो फलकनुमा पैलेस मतलब होता है महल। फलकनुमा पैलेस कहाँ है? हैदराबाद में है। अगर हम झील का बात करें तो हुसैन सागर झील कहाँ है? वो आपका हैदराबाद में है। और एक ओस्मान सागर झील ये भी कहाँ है? वो हैदराबाद में। यानी चार मीनार के अलावा प्रसिद्ध स्थल हैदराबाद में कौन कौन है? मक्का मस्जिद है, फलकनुमा पैलेस या महल है, हुसैन सागर झील है, ओस्मान सागर झील है। और हैदराबाद जो है इसको सर मोतियों का शहर कहा जाता है। सिटी ऑफ पर्ल अगर इंग्लिश में कहा जाए तो सिटी ऑफ पर्ल कहा जाता है, क्योंकि प्राचीन काल में यहाँ जमीन के भीतर से नायाब मोती निकलता था, इसीलिए इसका नाम क्या है? सिटी ऑफ पर्ल या मोतियों का शहर। और हैदराबाद जो है वो किस नदी किनारे है? मूसी नदी किनारे है। किस नदी किनारे है? मूसी नदी के किनारे है। तो यार है सर हैदराबाद किस नदी किनारे है? वो मूसी नदी किनारे है। और वर्तमान में हैदराबाद किसकी राजधानी है? तेलंगाना की। वर्तमान में किसकी राजधानी है? तेलंगाना की राजधानी कौन है? वो आपका हैदराबाद है। तो आज का एक और सवाल आपको तो बताना है कि ये हैदराबाद किस नदी किनारे है? मूसी नदी किनारे है। तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि मूसी नदी दक्षिण भारत की किस एक महत्वपूर्ण नदी की सहायक नदी है। फिर से मेरा सवाल सुन लीजिए, मूसी नदी दक्षिण भारत की किस एक नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदी है? यानी मेरा सवाल कहने का तात्पर्य क्या है? मूसी नदी दक्षिण भारत में किस नदी में बड़ी नदी में मिल जाती है? किस बड़ी नदी में मिल जाती है? तो ये सवाल आपको समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं। तो भारत का पहला सेमीकंडक्टर इनोवेशन म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ किया गया? वो आपका हैदराबाद में किया गया। हैदराबाद शहर का अन्य नाम क्या है? सिटी ऑफ पर्ल, मोतियों का शहर। हैदराबाद संस्थापक कौन है? कुली कुतुब शाह। कब? 1591 में। इन्होंने अपनी पत्नी प्रेमिका भागमती के नाम से भागनगर शहर बनाया था, लेकिन इसने बाद में इस्लाम सब कबूल कर लिया तो भागनगर का नाम बदल क्या रख दिया?
हैदराबाद में रख दिया। और चार मीनार का निर्माण किसने किया? कुली कुतुब शाह ने किया। कब किया? 1591। जब ये शहर की स्थापना होती है तभी हैदराबाद में चार मीनार की स्थापना होती है। और यार ये चार मीनार जो है वो किसका प्रतीक है? प्लेग महामारी जो समाप्त हुआ गया था उसकी खुशी में ये बनाया गया था। और प्रसिद्ध स्थल चार मीनार के अलावा कौन कौन है? मक्का मस्जिद, फलकनुमा पैलेस, हुसैन सागर झील और उस्मान सागर झील। ये आपका है हैदराबाद का इतिहास। एक बार जरूर आप देख लें, एक बार जरूर इसको देख लें। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल आपको समझ में आया होगा। और जरूर सर बताएं कि आज का क्लास आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बहुत मेहनत करके आपको ये वीडियो बनाया जाता है। चलिए अब हम आगे अगला सवाल पढ़ते हैं। अब हम आगे अगला सवाल पढ़ते हैं। विश्व मानक दिवस, विश्व मानक दिवस, इसका अगर पूरा नाम इंग्लिश में करें तो इसका इंग्लिश में नाम है वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे। वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे ये हर साल जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 14 अक्टूबर को। हर साल मनाया जाता है वो है 14 अक्टूबर को। अब सवाल आता है सर रटने का, तो हम रट लें कि 14 अक्टूबर 14 अक्टूबर। अब सवाल आता है विश्व मानक दिवस है क्या? देखिए सर, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल हम सोना खरीदते हैं, हम मिठाई खरीदते हैं, हम चिप्स खरीदते हैं, हम कार खरीदते हैं। अब सवाल आया सोना अगर हम खरीदें और उसमें आपका जो 24 कैरेट होता है, तो 24 कैरेट तो नहीं होता है, ओरिजिनल जो होता है वो 22 कैरेट का होता है। तो अगर हम सोना खरीदें, अगर सामने वाला ही 22 कैरेट सोना है लेकिन ओरिजिनल वो 18 कैरेट का रहे, 16 कैरेट का रहे, 15 कैरेट का रहे, तो बताइए क्या वो स्टैंडर्ड गोल्ड हुआ? तो नहीं, इसमें मिलावट है। इसमें क्या है? मिलावट है। अगर मिठाई, मिठाई जो बनता है छेना से बनता है, घी से बनता है। अब सवाल है वहाँ घी नाम से बोल रहा है लेकिन घी जो है सबसे घटिया क्वालिटी का है, तो बताइए क्या वो अपना स्टैंडर्ड मेंटेन किया? नहीं। चिप्स जो है, चिप्स जो अगर आलू का लिया जाए तो चिप्स में जो आलू लगता है वो ओरिजिनल आलू होना चाहिए, सड़ा हुआ आलू होना नहीं चाहिए। और उसमें जो होना चाहिए वो आपका सरसों तेल का प्रयोग होना चाहिए, सोयाबीन तेल का प्रयोग होना चाहिए। लेकिन जो घटिया तेल है अगर उसमें यार छान दे डालडा में, तो क्या वो स्टैंडर्ड हुआ? नहीं हुआ। अगर आप कार खरीद रहे हैं तो कार बाहर से तो बहुत मजबूत है लेकिन अंदर से जो उसका जो पार्ट्स है वो सब क्या है? डुप्लीकेट है। तो बताइए क्या स्टैंडर्ड वो है? नहीं। यानी प्रत्येक विश्व में जितना भी वस्तु है उसका स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए, उसका स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए मनाया जाता है विश्व मानक दिवस। मनाया जाता है विश्व मानक दिवस। कब मनाया जाता है? 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। हर साल कब मनाया जाता है? 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। और यार है सर, भारत की एक संस्था है जो स्टैंडर्ड को मेंटेन करती है, जो स्टैंडर्ड को मेंटेन करती है, आपको पता है वो कौन है? चलिए हम आपको समझाते हैं। भारत सरकार का, भारत सरकार का मानक संगठन, मानक संगठन का नाम है BIS। अब देखिए, देखते होंगे सर कि गोल्ड में BIS का हॉलमार्क रहता होगा, गोल्ड में BIS का गोल्ड मार्क रहता होगा। तो BIS का पूरा नाम क्या है? तो ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड, इंडिया स्टैंडर्ड ये है। और इसका स्थापना हुआ था 1986 में। इस संगठन की स्थापना क्या हुआ था? 1986 में। मुख्यालय जो है, हेडक्वार्टर जो है वो आपका है न्यू दिल्ली। जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? न्यू दिल्ली है। यानी भारत का कौन सा संस्था जो मानक संगठन है उसका नाम क्या है? BIS। यानी जितना भी चिप्स बनता है, जितना भी सोना, देखिए सोना में हॉलमार्क रहता है। अभी तो धनतेरस का सीजन है, आने वाला है, परसों धनतेरस है, उसमें देखिएगा आपका क्या है? हॉलमार्क का गोल्ड रहेगा। हॉलमार्क क्या रहेगा? गोल्ड रहेगा। तो ये जो मेंटेन करता है कितना सोना होना चाहिए, कितना चांदी होना चाहिए, प्योरिटी बताता है, वो कौन बताता है? वो है BIS। BIS का पूरा नाम क्या है? ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड। और ये संगठन कब बना था? 1986 में। क्योंकि आज़ादी के बाद क्या है? सोना बिक रहा है, नकली बिक रहा है, चांदी बिक रहा है, नकली बिक रहा है, मिठाई बन रहा है, घटिया क्वालिटी का बनाए मिठाई बिक रहा है, अब कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बन रहा है, सब में डुप्लीकेट प्रोडक्ट बन रहा है और भाई सब बोल रहा है सब ओरिजिनल है। तो सब जगह धांधली था। तो उसको ठीक करने के लिए भारत सरकार ने 1986 में एक संगठन बनाया जिसका नाम है BIS। पूरा नाम है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में है। तो उम्मीद करते हैं ये सवाल आपको समझ में आया होगा। तो विश्व मानक संगठन प्रति वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? वो है आपका 14 अक्टूबर को। वो मनाया जाता है 14 अक्टूबर को। जल्दी से सवाल देख लीजिए, जल्दी से सवाल देख लीजिए। हाँ, अब आते हैं अगले सवाल की ओर। अब आते हैं अगले सवाल की ओर।
आरबीआई की अधिसूचना के तहत, आरबीआई की अधिसूचना यानी उसने जो घोषणा किया है उसको अधिसूचना भी हिंदी बोला जाता है। आरबीआई की घोषणा के तहत भारतीय बैंक ने किन दक्षिण एशियाई देशों के निवासियों को रुपए प्रदान कर सकते हैं, यानी लोन में आप रुपए दे सकते हैं, ये सवाल कर रहा है। यानी आरबीआई ने हाल ही में घोषणा किया, कल परसों घोषणा किया कि दक्षिण एशिया या एशिया के 3 देशों को लोन दिया जा सकता है। और लोन किस रूप में दिया जा सकता है? रुपया में दिया जा सकता है। इसका जो आंसर है ऑप्शन है भूटान, नेपाल, श्रीलंका या इनमें सभी। तो इसका जो आंसर है ये इनमें से सभी है, इनमें से सभी है। अब ये सवाल जो है बहुत सारे स्टूडेंट को परेशान करता हुआ, ये सवाल क्या है, ये सवाल क्या है, जैसे आपको समझाते हैं। भारत का बहुत सारा बैंक है, जैसे एसबीआई है, आपका बैंक ऑफ बड़ौदा है, आपका पंजाब नेशनल बैंक है। ये सब की शाखा जो ब्रांच है वो आपका क्या है, विदेशों में है। जैसे फॉर एग्जाम्पल भूटान में भी है, आपका नेपाल में भी है और आपका श्रीलंका में भी है। ये सबका ब्रांच, ये सबका ब्रांच। अब सवाल आता है सर भूटान को भारत से व्यापार करना है, तो आपको पता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो व्यापार होता है सब किस में होता है? यूएस डॉलर में होता है। कहाँ होता है? यूएस डॉलर में होता है। तो आप बताइए यूएस डॉलर का मांग इसीलिए ना सर अब धीरे धीरे बढ़ता है। यूएस डॉलर का आज से 10 साल पहले यूएस डॉलर का जो वैल्यू था आपका $1 बराबर क्या था? 60 रुपया था। अभी $1 बराबर 87-86 रुपया चल रहा है। यानी अगर 87 रुपया देंगे तो कितना? $1 मिलेगा। और कुछ साल पहले 60 रुपया देने पर क्या हो रहा था? $1 दिया जाता है। यानी रुपया का वैल्यू क्या हो रहा है? गिर रहा है। यानी अब आपको $1 के बदले ज्यादा रुपया देना पड़ रहा है। तो अब सवाल आता है भूटान, नेपाल और श्रीलंका को भारत से ट्रेड करना है, भारत से क्या करना है? व्यापार करना है, भारत से व्यापार खरीदना है। यानी उदाहरण ले लेना, भारत से दवाई खरीदना है। किसको खरीदना है? भूटान, नेपाल और श्रीलंका को। और आपको पता है सर ये तो रुपया छापता नहीं है, तो ये भारत सरकार को क्या देगा? डॉलर देगा। अब डॉलर इसके पास है नहीं, तो भारत सरकार ने कहा तो कोई दिक्कत आपको नहीं है। अगर आपके पास डॉलर नहीं है तो एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक का जो ब्रांच आपके देश में है वहां से क्या कीजिए? आप रुपया लोन लीजिए, रुपया लोन लीजिए। और जब भारत का सामान खरीदिएगा तो आप रुपया में ही क्या दीजिएगा? भारत को लोन का जो अदायगी है वो आप पूरा कीजिएगा। जिससे क्या होगा? इंडियन रुपया का जो मांग है ये तीनों देश में क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। जिस तरह डॉलर का मांग दुनिया में हर देश में है, उसी तरह आरबीआई ने एक गेम खेला है। गेम ये खेला है कि ये तीनों जो बैंक है, जो बड़ा बड़ा बैंक जो ये तीनों देश में अपना ब्रांच खोला है, अगर वहां के किसी कंपनी को लोन चाहिए तो रुपया में कंपनी को लोन दे और उस रुपया से भारत का सामान खरीदेगा। और जो रुपया का जो मांग है वो तीनों देश में क्या हो जाएगा? फैल जाएगा। तो ये एक तरह का मास्टर स्ट्रोक है। और ये मास्टर स्ट्रोक खेला है आरबीआई गवर्नर, जिसका नाम है संजय मल्होत्रा। जिसका नाम क्या है? संजय मल्होत्रा, संजय मल्होत्रा। यानी अब भूटान, नेपाल, श्रीलंका का जो व्यवसायी है वो एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी से जाके वहां रुपया में लोन लेगा और उस रुपया का व्यापार किसके साथ करेगा? तो भारत के साथ करेगा। तो आप ये बताइए सर भूटान और नेपाल और श्रीलंका का जो नागरिक है वो अगर रुपया का मांग करेगा तो रुपया का वैल्यू क्या होगा? धीरे धीरे क्या होगा? बढ़ेगा, धीरे धीरे मजबूत होगा। यही काम दुनिया भर में सदियों से कर रहा है। कौन? आपका अमेरिका। जो अमेरिका डॉलर का वैल्यू इसी तरह बढ़ता है, इसी तरह बढ़ता है। और अब मांग धीरे धीरे बढ़ना है किसका? इंडियन रुपये का। तो हमेशा याद रखिए सर। तो ये किन 3 देशों को रुपया में ऋण प्रदान किया जाएगा? वो है भूटान, नेपाल और श्रीलंका। यानी इनमें से सभी, इनमें से सभी। तो उम्मीद करते हैं ये सवाल आपको याद रहेगा, ये सवाल आपको याद रहेगा। अगर हम आरबीआई के इतिहास का बात करें, अगर आरबीआई के इतिहास का बात करें तो आपको पता है सर स्थापना, आरबीआई का स्थापना हुआ था आपका 1 अप्रैल 1935 को। और इसके जो पहले गवर्नर थे, पहले गवर्नर जो थे वो थे सर ऑसबर्न स्मिथ, ऑसबर्न स्मिथ थे। ये पहले गवर्नर थे। और पहले भारतीय गवर्नर, पहले भारतीय गवर्नर जो थे वो थे सीडी देशमुख। वो कौन थे? सीडी देशमुख थे। और एक बात और याद रखिए सर, पहले जो आरबीआई का स्थापना किया गया था वो अंग्रेजों द्वारा किया गया था। यानी जो पूंजी लगा था आपका 1 अप्रैल 1935 में वो ब्रिटिश पूंजी लगा था। तो इसका राष्ट्रीयकरण किया गया, इसका राष्ट्रीयकरण किया गया, इंग्लिश में कहते हैं नेशनलाइजेशन। और इसका राष्ट्रीयकरण किया गया 1 जनवरी 1949, यानी आप बोल सकते हैं आज़ादी से तकरीबन 1.5 साल के बाद। और राष्ट्रीयकरण मतलब क्या होता है कि इसमें जितना भी निजी व्यक्ति का पैसा लगा है सरकार उस पैसे को खरीद लेगी या भुगतान कर देगी। और जितना भी निजी व्यक्ति का पैसा लगा है सरकार उसको पैसा रिटर्न कर देगी और बदले में आरबीआई को क्या कर देगी? सरकारी बना देगी। तो जितना भी सरकारी कंपनी है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? राष्ट्रीयकृत कंपनी बोलते हैं।
तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1 जनवरी 1949 में हुआ। और स्थापना कब हुआ? 1 अप्रैल 1935 को हुआ। आरबीआई के पहले गवर्नर सर असुमन स्मिथ थे। पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख थे। तो उम्मीद करते हैं सर धीरे धीरे जो भारत जो प्रगति कर रहा है, रुपया जो मजबूत होने के कगार पे है, ये भारत के पक्ष में, भारत की जनता के पक्ष में एक महत्वपूर्ण कदम है जो अपनाया गया है। किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा अपनाया गया है। जिस तरह यूएस डॉलर का मांग दुनिया में हर देश के पास है, इसीलिए यूएस डॉलर जो है कभी गिरता, वैल्यू गिरता नहीं है, उसका मांग हमेशा बढ़ता है। उसी तरह इन तीनों देश में पहली बार शुरुआत किया गया है कि आपको जो लोन मिलेगा वो रुपया में मिलेगा। अगर रुपया में मिलेगा तो ये तीनों देश क्या किसका मांग करेगा? रुपया का। और आपको पता है डिमांड एंड सप्लाई का नियम क्या कहता है कि अगर सप्लाई कम है और डिमांड ज्यादा है तो उसका वैल्यू क्या होगा? वो बढ़ता है। तो इसका आंसर समझ में आया? तो फिर से ये सवाल को आप एक बार जरूर देख लें। फिर से ये सवाल को जरूर आप एक बार देख लें कि सवाल क्या कहता है। सवाल क्या कहता है जरूर देख लें। चलिए अब अगला सवाल। अब आया अगला सवाल। हाँ, गूगल द्वारा भारत का सबसे बड़ा डेटा सेंटर, भारत का सबसे बड़ा डेटा सेंटर कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई है? सर ये जो क्वेश्चन है बच्चा बच्चा जानता है। पूरा 2025 का सबसे बड़ा खबर है। इन्वेस्टमेंट में अगर देखा जाए तो पूरे भारत में अभी तक जब से भारत आजाद हुआ है सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट जो किया है वो गूगल ने ही किया है। गूगल ने कहा कि 5 सालों में 2025 से 2030 तक, यानी 5 सालों में गूगल जो है भारत में 15 बिलियन डॉलर निवेश करेगा। 15 बिलियन डॉलर निवेश करेगा। और 15 बिलियन जो डॉलर है वो एक शहर में निवेश कर दिया जिसका नाम है विशाखापट्टनम। जिसका नाम क्या है? विशाखापट्टनम। तो गूगल द्वारा भारत का सबसे बड़ा डाटा सेंटर कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई? वो है आपका कहाँ है? विशाखापट्टनम में है। और विशाखापट्टनम आपको पता है सर कहाँ है? वो है आंध्र प्रदेश में है। और आंध्र प्रदेश में है। कहा जाता है सर ये जो विशाखापट्टनम में बनने जा रहा है, ठीक है, सबसे बड़ा डाटा सेंटर यूएस के बाहर। क्योंकि आपको पता है सर गूगल जो कंपनी है वो कहाँ की कंपनी है? यूएस की कंपनी है। कहाँ की कंपनी है? वो यूएस की कंपनी है। तो निश्चित तौर पे यूएस में तो गूगल का जो सेंटर होगा वो बहुत बड़ा होगा। तो यूएस के बाहर सबसे बड़ा जो बिल्डिंग बनने जा रहा है वो कहाँ बनने जा रहा है? विशाखापट्टनम में बनने जा रहा है। तो गर्व की बात है कि गूगल ने इतना बड़ा स्टेप लिया और भारत में निवेश करने का बात किया। कहा जाता है सर इस निवेश से 1,88,000 रोजगार लोगों को मिलेगा। लोगों क्या मिलेगा? रोजगार मिलेगा। लोगों को रोजगार मिलेगा। 1,88,000 लोगों को रोजगार मिलेगा सिर्फ ये इन्वेस्टमेंट से। जो कौन करेगा? गूगल करेगा। एआई का सबसे बड़ा हब बनाने जा रहा है। कहाँ? विशाखापट्टनम में। तो चलिए थोड़ा सा हम जान लेते हैं गूगल के बारे में। किसके बारे में? गूगल के बारे में। दुनिया में सबसे बड़ी कंपनी में से एक कंपनी ये है। गूगल है, मेटा है, अमेजोन है, एनवीडिया है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनी है। तो गूगल के बारे में जान लेते हैं। गूगल की स्थापना हुई थी 1998 में। गूगल की स्थापना कब हुई थी? 1998 में। इसके जो फाउंडर हैं यानी संस्थापक है वो 2 हैं। उनका एक का नाम है लेरी पेज। एक का नाम क्या है? लेरी पेज। और दूसरा का नाम है सर्जी विन। दूसरा का नाम क्या है? सर्जी विन है। तो यार ये सर गूगल की स्थापना किसने की थी? एक का नाम है लेरी पेज है, ठीक है। तो गूगल में पेज खोलते हैं तो उससे याद रख सकते हैं लेरी पेज। और दूसरा नाम क्या है? सर्जी विन। कब स्थापना हुई थी? 1998 में। और इसका जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय जो है वो कहाँ है? कैलिफोर्निया में है। और कैलिफोर्निया कहाँ है? यूएसए में है। और गूगल के सीईओ कौन है? यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है वो कौन है? वो है सुंदर पिचई हैं। भारतीय मूल के ही हैं सुंदर पिचई। तो याद रखना है, ये आपको याद रखना है। और अगर देखा जाए कि विशाखापट्टनम जो है भारत में, सर देखिए 13 प्रमुख बंदरगाह है। बंदरगाह मतलब होता है जो समुद्र किनारे होते हैं जहां से व्यापार किया जाता है, उसे आमतौर पे हम लोग बंदरगाह बोलते हैं, पोर्ट इंग्लिश में बोलते हैं। तो विशाखा जो पट्टनम है वो भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है, यानी डीपेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया कह सकते हैं, जिसका नाम क्या है? विशाखापट्टनम। तो यार आगे सर भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन है? वो है विशाखापट्टनम। इसी में ही आपका डाटा हब खोलने की बात की गई थी। तो इस सवाल को आराम से देख लीजिए, इस सवाल को थोड़ा सा आराम से देख लीजिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये देश की प्रगति के बारे में बताता है कि भारत का जो जीडीपी है
यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसको हिंदी में कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद, 2025 से 26 के बीच में कितना प्रतिशत रहने की उम्मीद है। तो सवाल क्या आएगा, बढ़िया से पढ़ लेते हैं। IMF ने यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने 2025-26 के लिए भारत का जीडीपी आपको पता है सर, एक साल के भीतर वस्तु और सेवाओं का जो भी कुल बाजार युग होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीडीपी, जिसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हिंदी में कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद। कितना रहने की उम्मीद है, कितना रहने की उम्मीद है, तो 6.4%, 6.5%, 6.6%, 6.7%। तो इसका आंसर जो है वो है 6.6%। यानी 2025-26 में जो भारत का जो उत्पादन होगा भारत के भीतर, वो पिछले साल के मुकाबले कितना परसेंट बढ़ेगा, 6.6% बढ़ेगा। और आपको पता है सर, IMF ने दावा किया है कि विश्व में सबसे ज़्यादा जो जीडीपी तेजी से बढ़ रहा है वो किसका है, भारत का ही बढ़ रहा है। वहीं अमेरिका का दिखेगा तो पिछले साल के मुकाबले 2% है, चाइना का दिखेगा तो 3% है। तो उस सब से भारत तो बहुत आगे है, 6.6% आगे है। और जीडीपी क्या बताता है कि एक घरेलू सीमा के भीतर एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुएं सेवाओं के बाजार योग को क्या बोलते हैं, जीडीपी बोलते हैं। मोटा मोटी समझ आइए कि एक वर्ष में जितना भी वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन होता है उसका जो टोटल सम होता है उसको हम लोग बोलते हैं जीडीपी। यानी अगर इस बार आपका 10,000 करोड़ है तो अगले बार 12,000 करोड़ करना है, तो कितना परसेंट बढ़ा, तो 20% बढ़ा। तो इसी 20% को बोलेंगे कि एक साल में भारत का जो ग्रोथ होगा वो 20% होगा। तो यहाँ पर IMF ने कितना दावा किया है कि भारत का 2025-26 में जो जीडीपी ग्रोथ होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 6.6% होना चाहिए। तो चलिए हम थोड़ा सा IMF के बारे में जान लेते हैं, IMF के बारे में जान लेते हैं कि IMF जो है उस कौन सा संस्था है। चलिए, IMF इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अगर हिंदी में कहा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। और इसकी स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1944 में। इसकी स्थापना हुई थी 1944 में। और इसके जो मुख्यालय हेडक्वार्टर है वो आपका है वाशिंगटन डीसी, जो कि यूएसए की राजधानी है, वाशिंगटन डीसी है। और वर्तमान में जो IMF के जो सदस्य हैं, ये जो संगठन है इसके जो सदस्य मेंबर हैं, टोटल मेंबर कितने हैं, टोटल मेंबर जो है वो है 191। और यार सर, जब इसकी स्थापना हुई थी उस समय भारत इसका सदस्य था। भले भारत जो था अंग्रेजों का गुलाम था, लेकिन अंग्रेज ने भारत को IMF का सदस्य बनाया था। तो भारत जो है वो सदस्य कब बना, जब इसकी स्थापना हुई होगी तब। यानी भारत जो है वो संस्थापक सदस्य है। और IMF का वर्तमान में महानिदेशक कौन है, महानिदेशक कौन है, जिसको हम लोग बोलते हैं मैनेजिंग डायरेक्टर, MD बोलते हैं। मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, इसका नाम बड़ा प्यारा है सर, क्रिस्टीना जॉर्जीवा। तो आप कैटरीना से याद कर सकते हैं क्रिस्टीना। तो वर्तमान में IMF के महानिदेशक कौन है, क्रिस्टीना जॉर्जीवा। और यार सर, ये आखिरकार लोन कैसे देता है, ये किस कारण देता है, तो भुगतान संतुलन, इसको इंग्लिश में कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। भुगतान संतुलन में कमी के कारण ये लोन देता है। अब सवाल आता है सर, ये भुगतान संतुलन होता क्या है। अब सवाल आता है तो IMF का काम तो बोल दिया है, ये भुगतान संतुलन में आई गड़बड़ी कारण देता है। जैसे यहाँ पे आपको हम समझाते हैं। आपको पता है सर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जितना भी व्यापार होता है सब होता है US डॉलर के आधार पे। यानी हर देश को, अगर मान चले हमको सऊदी अरब से खरीदना है, पेट्रोल खरीदना है, तो सऊदी अरब का जो रियाद है वो तो भारत में चलता नहीं है, भारत का रुपया सऊदी अरब में चलता नहीं है। तो उसके लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा लिया गया है जिसका नाम क्या है, डॉलर जो है हर देश को अपने पास रखना पड़ता है ताकि विदेशी देशों से जो सामान खरीदे वो डॉलर में खरीदे। तो अगर माने चले ना, भारत के पास डॉलर नहीं बचा, तो सऊदी अरब से जो तेल खरीदेगा, लेकिन सऊदी अरब तेल तो फ्री में देगा नहीं, तो तेल के लिए उसको क्या चाहिए, तेल अगर भारत को बेचेगा तो बदले में उसको क्या चाहिए, डॉलर चाहिए। और भारत के पास डॉलर नहीं है, तो उस परिस्थिति में आपका जो है भुगतान संतुलन, यानी भारत को जो भुगतान करना था उसमें गड़बड़ी आ गई था। इसी को दूर करने के लिए IMF क्या करता है, लोन देता है।
और आपको पता होना चाहिए सर 1991 में भारत का स्थिति कुछ यही था। 1991 में भारत की स्थिति था, मात्र भारत के पास 20 दिन का पैसा बचा हुआ था, जो भी विदेशी वस्तु है उसका रकम चुकाने में, मात्र 20 दिन का। अगर IMF का मदद नहीं करता तो उस कंडीशन में भारत का क्या स्थिति होता, क्या स्थिति नहीं होता, ये सोचना लगभग नामुमकिन है। तो 1991 में IMF ने लगभग 2.2 बिलियन डॉलर ऋण उपलब्ध करवाया था भारत को। 2.2 बिलियन डॉलर दिया था ऋण का 1991 में, क्योंकि भारत को विदेशी वस्तुओं को सामान खरीदने के लिए डॉलर बचा हुआ नहीं था, इसीलिए IMF ने लोन दिया था। तो यार सर IMF का मुख्य काम क्या है? भुगतान संतुलन में कमी के कारण ये लोन देती है। और IMF का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC। कब स्थापना हुआ? तो 1944 में। कितना वर्तमान में सदस्य है? 1991। महानिदेशक कौन है? क्रिस्टीना जॉर्जीवा। तो उम्मीद करते हैं ये सवाल आपको समझ में आया होगा कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने 2025-26 के लिए भारत का GDP कितना रहने का अनुमान बताया है। वो कौन है? वो कितना परसेंट बताया है? 6.6% बताया है। तो एक बार इस सवाल को अच्छे से देख लीजिए, और यार सर PDF जो है वो अपलोड नहीं किया जाएगा, क्योंकि कीड़ा आ जाने के कारण PDF जो है वो हट गया है। इसलिए जब वीडियो अपलोड किया जाएगा तो आप क्या करें, वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेकर आप उसको लिखें। लिखना जरूरी है। चलिए, अब आता है ये हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत की रैंकिंग क्या है? अब ये क्या पूछ रहा है आपको समझाते हैं। चलिए, इंग्लैंड का एक NGO है, यानी एक संस्था है, एक इंस्टीट्यूशन है, इंग्लैंड का एक इंस्टीट्यूशन है जिसका नाम है हेनले। जिसका नाम क्या है? हेनले है। और हेनले का मुख्य कार्य क्या है? हेनले का मुख्य काम क्या है? ये देखता है किसका जो देश का जो पासपोर्ट है, आपको पता है सर, हर देश के नागरिक को विदेश जाने के लिए क्या बनाना पड़ता है? पासपोर्ट बनाना पड़ता है। क्या बनाना पड़ता है? पासपोर्ट बनाना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर हमको सऊदी अरब जाना है, इराक जाना है, ईरान जाना है, रशिया जाना है, यूक्रेन जाना है आपका, तो हमको क्या चाहिए? पासपोर्ट चाहिए, जिसमें भारत सरकार का लगेगा ठप्पा। तो पासपोर्ट जाना है, और यही पासपोर्ट जो है पूरी दुनिया भर में चलेगा। अब यहाँ सवाल क्या है? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के रैंकिंग में भारत का स्थान 2025 में कितना था? वो है 85वां। अब सवाल है सर ये क्या है? तो आपको समझाते हैं कि भारत का स्थान हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में कितना है? वो आपका 85वां है। और 85वां इसलिए है क्योंकि पूरे विश्व में लगभग 57 देश ऐसे हैं जो भारत के नागरिक को वीजा फ्री एंट्री देते हैं। अभी वीजा क्या है सर? देखिए, अब हमको विदेश यात्रा करना है तो क्या करना है? पासपोर्ट चाहिए। अब हमको मान लीजिए अमेरिका में यात्रा करना है, और अमेरिका का नागरिक तो नहीं है, तो अमेरिका हमको क्या देगा? वीजा देगा। तो हमको वहाँ वीजा अप्लाई करना पड़ेगा, इंटरव्यू होगा, फिर रिजेक्ट हो जाएगा। तो वो क्या है? वीजा फ्री कंट्री नहीं है। वीजा फ्री कंट्री मतलब क्या है? आप वहाँ आराम से आ जा सकते हैं। जैसे वीजा फ्री कंट्री कौन कौन है भारत के दृष्टिकोण से? टोटल कितना है? वो है 57 देश है जो भारत को वीजा फ्री एंट्री देता है। यानी आपके पास पासपोर्ट है, उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आप मेरे देश में आइए, आपको कोई डॉक्यूमेंट, केवल पासपोर्ट दिखा दीजिए, आप आराम से घूम सकते हैं। अगर 57 देश में कुछ देश का नाम लिया जाए तो भाई साहब, थाईलैंड है, श्रीलंका, इंडोनेशिया, ये सब क्या है? वीजा फ्री है। इंडोनेशिया वीजा फ्री है, यानी अगर यहाँ पे जाना है तो कोई इंटरव्यू वगैरह सब नहीं होगा। लेकिन वही अगर आपको इंग्लैंड जाना है तो प्रॉपर आपका इंटरव्यू होगा, किस लिए जा रहे हैं, वहाँ कौन रहता है, कितना दिन के लिए जा रहे हैं, सब कुछ मांगता है, और आपका वीजा रिजेक्ट हो जाता है। अगर आप कुछ दाएं बाएं आंसर देते हैं या कुछ गड़बड़ी दिखता है तो वीजा रिजेक्ट हो जाता है। लेकिन भारत का जो रैंक है वो 85वां है। यानी 85वां इसलिए है, टोटल 57 देश ऐसे हैं जो भारत के नागरिक क्या करते हैं? वीजा फ्री एंट्री करते हैं। और आपको पता है सर पहला स्थान किसका है? आप जान के ताजु हो जाइएगा, पहला स्थान जो है वो है सिंगापुर का। वो कौन है? सिंगापुर का है। और आपको जान के आश्चर्य हो जाएगा कि सिंगापुर के नागरिक को वीजा फ्री एंट्री कितना देशों ने दिया है? वीजा फ्री एंट्री कितना देशों ने दिया है? वो है 193 देशों ने। भाई साहब बताइए, 193 देश ऐसे हैं
तो सिंगापुर के नागरिक को वीजा फ्री एंट्री करते हैं। यानी 193 देश में तो आपका रूस, इंग्लैंड, जर्मनी सब आ गया होगा। सोचिए, ये बताता है कि सिंगापुर की सरकार या सिंगापुर की अर्थव्यवस्था का कितना मजबूत है। ये बताता यही कि सिंगापुर का जो सरकार है या उनकी अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत है कि 193 देश स्वागत करते हैं सिंगापुर के नागरिक को कि आप यहाँ पर आइए। अब वो किसी तरह का तहकीकात नहीं किया जाएगा, कोई भी सवाल आप नहीं किया जाएगा, बस सिंगापुर को क्या होना चाहिए, पासपोर्ट होना चाहिए। तो भारत का स्थान कितना है, वो है आपका 85। कितना देशों में, कितना देश का वीजा फ्री एंट्री है, 57 देश। लेकिन आपको पता होना चाहिए सर, भारत के लिए ये थोड़ा सा है ना एक तरह का नेगेटिव पॉइंट है। नेगेटिव पॉइंट इसीलिए कि 2024 में भारत का स्थान था 80। भारत का स्थान कितना था, 80। और 62 देशों में क्या था, वीजा फ्री एंट्री था। यानी भारत ने अपनी स्थिति गंवाई है, 5 रैंक पीछे हो गया है। पहले 62 देशों में वीजा फ्री था, यानी 62 देश ऐसा था जो भारतीय पासपोर्ट है, आप आराम से यहाँ पर घूमिए फिरिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन 62 देशों में अब कितने देशों ने, 57 देश, यानी 5 देश ऐसे हैं जिसने भारत के पासपोर्ट को उतना वैल्यू नहीं दिया। तो आप देख पा रहे हैं कि स्थिति थोड़ा सा दयनीय है। इसलिए भारत सरकार को निश्चित तौर पे ठोस कदम उठाना पड़ेगा और विभिन्न देशों से ज़्यादा दोस्ती रखना पड़ेगा ताकि वो वीज़ा ऑन अराइवल दे, कि वीज़ा अगर आपके पास पासपोर्ट है तो आपको कोई दाएं बाएं करने की जरूरत नहीं है। तो आपको समझ में आ गया कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत की रैंकिंग क्या थी, वो है 85वां, और 2024 में क्या था, 80वां। फिर आपके एग्जाम में ये आएगा, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 के अनुसार भारत को कितने देशों में वीजा फ्री एंट्री देने की बात की गई है, वो कितना देश है, 57 देश। पहला स्थान किसका है, वो है सिंगापुर का। कितना देशों ने, 193 देशों ने वीजा फ्री एंट्री बताया है कि अगर सिंगापुर का पासपोर्ट है तो आपको कुछ मगजमारी करने की जरूरत नहीं है, आप आराम से यहाँ पर आ सकते हैं, आराम से यहाँ रह सकते हैं। तो भारत की स्थिति इसमें थोड़ा सा खराब हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। अब भारत सरकार क्या ठोस कदम लेता है क्या नहीं लेता है, ये देखना दिलचस्प रहेगा। तो उम्मीद करते हैं आज का जो करंट अफेयर क्लास है वो आपको समझ में आया होगा। जो भी समस्या है, जैसा भी क्लास लगे, आपको कुछ खराबी लगे, कुछ कमी लगे, तो आप आराम से कमेंट बॉक्स में बताएं क्या कमी है क्या कमी नहीं है, उसको सुधारने की पूरी कोशिश किया जाएगा। और सर बहुत मेहनत से वीडियो बनाया जा रहा है, तो आप एक काम कर सकते हैं, मेरे फायदेमंद के लिए ये हो सकता है कि आप इसके सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, जितना भी क्वेश्चन बताया गया है उसका जवाब दें, ताकि आपको समझ में आ जाए कि नौकरी आसानी से कैसे निकलता है। तो आइए से यही समाप्ति, धन्यवाद।